उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या किया गया, जो मिरर फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला से मैग्निफिकेशन निकाला जाएगा। इसमें से मैग्निफिकेशन जो m है, m का फॉर्मूला -v/u होता है मिरर के केस में, याद रखिए, और लेंस में सेम फॉर्मूला प्लस होता है। जैसे कि यहाँ ऊपर देखो m = -v/u है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि पहले स्टेप में ऊपर दोनों को v से मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पे देखोगे यहाँ v से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे v से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखो यहाँ v से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ऊपर v यहाँ कैंसिल हो गया, ये आ गया। फिर यहाँ सॉल्व करके यहाँ पे v निकाला गया, फिर दोनों साइड में माइनस किया गया। माइनस करने के बाद यहाँ मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला m = v - f/v होगा, f होगा। और इसी में फिर से फर्दर यहाँ पे क्या हुआ, उसी को फिर यहाँ से देखोगे तो फिर से u से मल्टीप्लाई किया गया है अगला स्टेप। तो u से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे u/f u/v प्लस स्टेप आगे किया गया, इस वन को इस साइड करके। फिर अगले स्टेप में देखो u/v आ गया है, बट मैग्निफिकेशन तो -v/u होता है ना, तो इसको रिवर्स करके नीचे फॉर्मूला किया गया, तो ऊपर वाला कुछ चीजें यहाँ रिवर्स किया गया, तो दूसरा मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आ गया। यस, ठीक है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो यहाँ मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले एक तरीके से आ गया, 4 फॉर्मूले उल्टा को। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया -v/u, इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की हाइट। तीसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का हो गया f - v/f। चौथा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का हो गया f/f - u मिरर के केस में। कोई भी जहां जरूरत होगी आप यूज कर सकते हैं। बढ़े आगे। ओके। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके बाद टॉपिक आ गया रिफ्रैक्शन के ऊपर हम टाइम नहीं लगाएंगे। ऐसे स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ही फोकस नहीं करती है, तो उसको स्फेरिकल एब्रेशन करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेन में कर जाती है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तो कहता है वो एक टाइप का प्रॉब्लम है। रिफ्रैक्शन क्या है आपको पता है, व्हेन लाइट passes from one optical medium to another optical medium and after refraction it bends from its original path। रिफ्रैक्शन में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल दिस लाइन सेम प्लेन, एक ये है। और दूसरा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, साइन i बाई साइन r = n/1 है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेम जो पहले इंटरफेरेंस क्या है, सेपरेटिंग टू मीडिया, अंडरस्टूड है कि एक मीडिया से दूसरी मीडिया में होगा, तो यहाँ पे होगा। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास है, यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया गया है, ये ग्लास का ब्लॉक है, और इसके ऊपर एयर है, नीचे भी एयर है। वहां पे लाइट, एक ऊपर से यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है, जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है। फिर लाइट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r1 है। फिर एंगल ऑफ अगेन इंसिडेंस सेकंड मीडियम के लिए वापस हो गया। फिर लास्ट में ई लिखा हुआ है, जब फाइनली लाइट लास्ट वाले मीडियम में पहुंचती है तो उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस है। और ये एंगल ऑफ इमरजेंस ऑलरेडी ध्यान से देखोगे तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। फिर भी इसको प्रूफ किया गया है, डायरेक्ट लाइट मतलब फर्स्ट मीडियम का लाइट, यस, डायरेक्ट लाइट का मतलब फर्स्ट मीडियम का लाइट, लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, तो mu(g) = साइन i बाई साइन r, इक्वेशन 1। ये कहाँ पे है, PQ वाला, PQ सरफेस के ऊपर है, सबसे पहले वाले सरफेस के ऊपर यहाँ पे किया गया है, ये चीज पहले वाले सरफेस के ऊपर यहाँ पे बताया गया है। फिर थोड़ा आगे आओ, फिर नेक्स्ट सरफेस के ऊपर आप देखोगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे फिर से ग्लास से एयर में आ रहा है,
तो साइन आर अपॉन साइन ई है, बट वहां दोनों इक्वल बताया जाएगा। इसको इक्वेशन 1 2 को लिया गया है, और इस 1 2 को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए करते हैं, तो साइन आई, यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, जगह छोटी पड़ रही है, साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होगा, और आई और ई जो है, आई और ई ये दोनों भी सेम होता है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाता है। इसीलिए ए म्यू जी इज रेसिप्रोकल ऑफ जी म्यू ए आ जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मल्टीपल मीडियम लेना है। यस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मल्टीपल मीडियम, लाइक मल्टीपल मीडियम में यहाँ पे लाइट सबसे ऊपर एयर से वाटर में आया है, फिर वाटर से ग्लास में आया है, फिर ग्लास से एयर में आया है। तो टोटल यहाँ पे 3 मीडियम है, बट एयर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये यहाँ पे स्टेप 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टेप 1 सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है, फिर स्टेप 2 सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है, फिर स्टेप 3 सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है। इस पे एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन भी है इस टॉपिक के ऊपर, तो एक बार समझ लो और एक बार खुद से एक बार पूरा चीजें को कर लो। अगर मुझे समझाना है तो आप बताओ कि आप मुझे समझाओ, तो फिर मैं समझा देता हूँ। यस, We should do this derivation by ourselves now. अगर करोगे बेहतर तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज मैं समझा सकता हूँ। We'll do it, यस sir. रितिका, यस सर कर रहे हैं। ठीक है, एक बार कर लो, कोई दिक्कत है तो पूछो, मैं बताता हूँ, बताऊंगा अभी साथ साथ। अगर ऐसा है तो तुम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, वाटर म्यू जी, म्यू डब्ल्यू म्यू जी साइन आर वन बाई साइन आर टू, म्यू ए साइन आर टू बाई साइन आर, इक्वेशन 3। फिर तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, जैसा कि पहले मैंने बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, सबसे पहली वाली रे और एंगल सबसे लास्ट वाली इक्वल होगी, तो सारा कैंसिल होके 1 आ गया। तो ए म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू 1 म्यू जी डब्ल्यू ए हो गया, ये यहाँ तक हुआ। और जी म्यू ए म्यू जी का रेसिप्रोकल है, वो इसलिए मैं एरो ऊपर नीचे बता रहा हूँ, रेसिप्रोकल है। लास्ट में है वो, लास्ट इक्वेशन का सिमिलर किया गया है, ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू डी इक्वल टू डी म्यू ए इक्वल टू ए म्यू ए टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट होता है, वो यहाँ पे प्रूफ किया गया है। यस, Got it, sir. यस, ठीक है। उसके बाद म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, रितिका यस, यस सर। आता है ये, यस सर। पक्का है। यस सर। यस सर आता है। तुलिप, Yes, sir. ठीक है। म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस कंडीशन में जो सामने क्वेश्चन है, ये एयर है और ये वाटर है। तो जब ओरिजिनल कंडीशन जो है ओ, ओरिजिनल कंडीशन ओ है ऑब्जेक्ट की, और अपियरेंट कंडीशन इमेज की आई है, तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ है। अगर आप इसको चाहो तो ऊपर से जो ओरिजिनल डेप्थ है उसको आप स्मॉल सॉरी कैपिटल एच में लिख लो, और रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ को स्मॉल एच में लिख दो, तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाई अपेरेंट डेप्थ भी हो सकता है। तो अपेरेंट डेप्थ जो है स्मॉल एच,
वो कैपिटल H बाई म्यू भी हो सकता है, अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये चीजें कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा जैसे हम बता सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म है और मतलब हम नॉर्मली क्या समझते हैं, डेंसिटी का नॉर्मल मतलब हम समझते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम, बट यहाँ पे इस कंडीशन में डेंसिटी का मतलब है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो या जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम हो, वो ज्यादा डेंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बारे में, तो लाइट के बारे में आप जानते हैं कि लाइट जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, डेंसर टू रेयर। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाते जाएंगे तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद लाइट जो है, सर्टेन पॉइंट के बाद लाइट का लाइट रिफ्रैक्ट होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन होगी। देखो पहला कंडीशन है नंबर 3 है, तो कंडीशन नंबर 3 में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 90 डिग्री पे आ गया है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पे आ गया, तो इस समय जो एंगल ऑफ जो क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल बोलते हैं थर्ड केस में। तो मैं उस क्रिटिकल एंगल को अगर डिफाइन करूं तो मैं ये बोलूंगा कि व्हेन लाइट passes from denser to rarer medium it bends away from normal, and when we increase angle of incidence then angle of refraction gradually increases at certain angle, the angle of incidence at which angle of incidence at which रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो थर्ड वाला केस क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल में अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होता है, क्योंकि म्यू इक्वल टू आपको 1 अपॉन म्यू इक्वल टू साइन सी अपॉन साइन 90 लिखना पड़ेगा। जो स्नेल्स लॉ को लगाएंगे तो साइन 91 होता है, तो म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी फॉर्मूला आ जाएगा। उसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, उसके थोड़ा आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके भी आगे का केस है। उसके आगे का केस क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, आपने उसको क्रिटिकल एंगल से भी अगर ज्यादा कर देते हैं, सी से ज्यादा कर देते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देते हैं, तो लाइट रिटर्न बैक हो जाता है वाटर में। देखो वापस हो रहा है लाइट, जो यहाँ पे गया और लाइट वापस हो रहा है, फोर्थ केस है। इस केस को हम TIR बोलते हैं। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस बोलते हैं। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल हो गया। इसके बाद इसके एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन तो 3-4 है, इसमें सबसे जो पहला रिफ्लेक्शन है ये यहाँ पे तीन प्रिज्म का है, प्रिज्म का है। तो प्रिज्म में, ये प्रिज्म में मैंने शायद करवा रखा है, अगर आपको याद होगा तो प्रिज्म में एक 90 डिग्री पे है, एक 180 डिग्री पे है, इस टाइप से है। तो ये प्रिज्म वाला जो ड्राइंग है, सिर्फ ड्राइंग, आप लोग अभी क्या करना है कि 1 मिनट आपको थोड़ा काम देता हूँ। काम क्या करना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो हमने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम और फॉर्मूले को लिखना है, डायग्राम और फॉर्मूले को लिखना है, कोई लैंग्वेज कोई डेफिनेशन नहीं लिखना। उसके बाद अपने डायग्राम होते हैं जिसके अंदर TIR बताना होता है, वो भी आप तीनों ड्रॉ करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछेंगे। मतलब मैंने अभी आपको ड्राइंग और फॉर्मूले लिखने का काम दिया है, कोई डेरिवेशन का काम नहीं दिया है, कोई लैंग्वेज वाला काम नहीं दिया है। तो जरा ये काम Sir, आप you करेंगे। told पार्ट मालूम है, याद है कि भूल गए? सर ये आता है। ठीक है ना, ठीक है। देखो यस बहुत सर। सिंपल सा है, मैं एक छोटा डायग्राम यहाँ साइड में ड्रॉ भी कर देता हूँ, इसके पेज में एकदम छोटे छोटे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो कि एक प्रिज्म यहाँ पे ऐसे है जो बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, और मैं मान लो कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन, यहाँ पे पैरेलल लाइन आ रही है, दो पैरेलल लाइन आ रही है ऐसे, ये पैरेलल लाइन आ रही है, और लाइट यहाँ पे आके
आएगी और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली जाएगी, और फिर दूसरी लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी, और ये पैरेलल हो जाएगी। देखो लाइट क्या है ना, सिर्फ 1 2 लाइट जो है, लाइट चेंज हो रही है, 2 का 1 आ रही है, 1 की 2 हो रही है, बट जो जहां से लाइट वापस हो गई ना, यहाँ पे TIR हो रही है, इस पॉइंट पे TIR हो रही है, छोटे पॉइंट पे TIR, नीचे से TIR हो रही है, ये यहाँ पे TIR हो रही है। ये कौन सा डायग्राम है? ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम है, और ये तो डायग्राम बिल्कुल सीधा ही डायग्राम है प्रिज्म वाले। इस डायग्राम में क्या बताया कि दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे TIR हो जाएगा, TIR के बाद लाइट यहाँ पे ऐसी आ गई है, मैंने डबल डबल ड्रॉ किया है, किसी किसी बुक में डबल डबल ड्राइंग है। और ये जो केस आप देख रहे हैं, ये वाला केस, यहाँ लाइट जा रही है, फिर लाइट यहाँ पे ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे देखो, इसको हल्के में मत लेना, ये जो TIR है ना, इसको हल्के में मत लेना, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे और गलती करेंगे आप लोग, मैं बता देता हूँ, बोर्ड में आएंगे न्यूमेरिकल, ये भी बता देता हूँ। और अभी तक मैं प्री बोर्ड का क्वेश्चन आप लोग का देखा नहीं हूँ, उसमें भी क्वेश्चन होंगे। यस सर, था ऐसा क्वेश्चन। अभी उसमें एंगल दिया जाएगा पर्टिकुलर, 41 42 43 डिग्री दिया जाएगा, पूछा जाएगा इमरजेंस होगा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आए होंगे, ठीक है। अभी तुलिप कितने क्वेश्चन हो चुके हैं प्री बोर्ड आपके? सर बोथ प्री बोर्ड्स आर डन। और भी होना है? नो ठीक है। आप सर, बोथ फिजिक्स के है ना प्रैक्टिकल स्कैन, के डेट्स आ गए। हाँ, अभी क्या करना, आप स्कैन करके प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन है ना फिजिक्स का भेजना, रितिका तुम भी, ओके सर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के बारे में थोड़ा सा क्या है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ। देखो यहाँ पे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के बारे में जो बेसिक चीज है इसका, जो वो म्यू है, म्यू है 2.4 डिग्री, और म्यू 2.4 डिग्री होने से क्या होता है, इसको सॉल्व करके निकाला गया, इसकी क्रिटिकल एंगल जो है वो 24 डिग्री, 24.2 डिग्री होती है। तो क्रिटिकल एंगल अगर किसी का कम होता है ना, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम लाइट गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड के अंदर देखो, डायमंड के अंदर एक बार लाइट चली जाती है तो उस लाइट का 75% of the light will not come out within the diamond. When once entered, 75% of the light get reflected and rotating within the diamond material. Only 25% of the light get returned back. So diamonds get shining. So there is a brilliancy in the diamond due to this. और डायमंड की कटिंग ऐसे की जाती है, कटिंग डायमंड जो है ना, कट के लिए भी ना माना जाता है। डायमंड की एक अपनी कट होती है, अगर उस कट से इधर उधर हो जाएगा तो डायमंड में उतनी ग्लो नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? आपके पास कोई डायमंड की कोई रिंग होगी, बड़े डायमंड छोटे डायमंड, आप डायमंड का ही देखोगे ना, तो एक सर्टेन कट होती है डायमंड में, एक शेप होती है डायमंड की अपनी। हेलो? करेक्ट सर। हाँ, तो शेप में इसीलिए बनाई जाती है ताकि वो मैक्सिमम लाइट उसके अंदर ही रहे, बाहर निकले नहीं, तो शाइनिंग करती है। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल फाइबर। देखो अभी आपके घर में, हमारे घर में, सभी घर में ब्रॉडबैंड यूज हो रहा है, तो ब्रॉडबैंड में काफी पहले ऑप्टिकल फाइबर यूज होते थे। ऑप्टिकल फाइबर, देखो फाइबर इज ए टाइप ऑफ वायर that used to connect, that used to transmit data, but in data it is not form of electricity, it is in the form of light. And when light enters in optical fiber, and light transmit from one point to another by total internal reflection. इसके एक इसमें तो डायग्राम एक नहीं है, लेकिन कहीं पे इसका एक डायग्राम भी है, कहीं आप देखेंगे तो इसका एक डायग्राम भी मिलेगा। ठीक है, मैं एक डायग्राम सर, इसका साइड में ड्रॉ करता हूँ, सर छोटा नेक्स्ट सा पेज में डायग्राम। है नहीं है डायग्राम, उसके बाद। और सॉरी, ये हाँ रहा या डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर का ये डायग्राम है, दिख रहा है। यस सर। उसके बाद
ये सभी एप्लीकेशन है, TIR की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। अभी आप लोग को पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए आपको पता होगा, पूछे जाते हैं। एंड मिराज, मिराज के बारे में आप कुछ जानते हैं? मिराज डेजर्ट में होता है, समर सीजन में होता है। जब समर सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो डेजर्ट में दूर से ही पानी जैसा चीज दिखाई देता है, वाटर जैसा चीज दिखाई देता है। वो ऐसे पता चलता है कि अगर कोई ट्री वगैरह है तो ट्री का इन्वर्टेड इमेज बनता है, तो लगता है कि वहां पे वाटर है। जैसे कि यहाँ मिराज की एप्लीकेशन के नीचे एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको। एक ओरिजिनल में ये ट्री है, ऊपर में एक ओरिजिनल में ट्री है, और जब दूर से पर्सन दिखता है तो उसका एक ट्री का यहाँ पे इमेज सा दिखता है नीचे, ग्राउंड के नीचे। ये ग्राउंड का पोर्शन है। तो जब भी किसी चीज का नीचे इमेज बनेगा तो आप तभी समझते हैं कि आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे वाटर वाटर जैसा है, तभी तो पॉसिबल है ना ऐसा। तो Correct, ये sir. भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऐसे तो इसकी ड्राइंग हो सकती है, ये प्रॉपर ड्राइंग नहीं है, बट यहाँ प्रॉपर ड्राइंग हो सकती है। प्रॉपर ड्राइंग में लाइट यहाँ से आती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, तो पर्सन को जब लाइट ऐसे होकर जाती है तो पर्सन को लगता है कि लाइट सीधी आ रही है, तो उसको यहाँ इमेज दिखता है। यस। Okay. कंडीशन ऑफ TIR पहले से बता चुका है। लाइट को डेंसर टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। बढ़े आगे। Yes, sir. यस तुलिप, ये रितिका। यस सर। ठीक है। उसके बाद है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को प्रूव करना है। इसके 4-5 कई एक डायग्राम है। ये बताइए आप दोनों आदमी में से इसके कितने मेथड से आप बिना देखे अभी कर सकते हैं? कितने मेथड से बिना देखे अभी कर सकते हैं? So I can do with this method. नो, और दिस मेथड। और इसके अलावा भी कई एक डायग्राम है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। No, sir. रितिका। यस सर, मैंने इसी मेथड से किया था। मैं अभी एक इसका एट रैंडम डायग्राम ड्रॉ करूंगा, स्टेप लूंगा। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस। देखो, इसके स्फेरिकल के दो पार्ट होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो पहला तो दो पार्ट यही हो सकता है। उसके बाद ये रेयर से डेंसर दिया हुआ है, लाइट गई है, तो लाइट रेयर से डेंसर कॉनकेव हो सकता है, डेंसर टू रेयर कॉनकेव हो सकता है, रेयर टू डेंसर कॉन्वेक्स हो सकता है, डेंसर टू रेयर कॉन्वेक्स हो सकता है। तो चार तो मेथड मैं ही बता दिया हूं अभी। यस। Okay. रेयर टू डेंसर थ्रो कॉनकेव, डेंसर टू रेयर थ्रो कॉनकेव, रेयर टू डेंसर थ्रो कॉन्वेक्स, डेंसर टू रेयर थ्रो कॉन्वेक्स। समझ रहे हैं आप? Okay. यस सर। ठीक है। उसके बाद देखो कुछ चीजें हैं, आप ऐसे तो कोई भी मेथड कर सकते हैं। आप यहाँ एक प्रॉपर ड्राइंग करेंगे, जो भी आपको ऑब्जेक्ट पहले डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर में जो स्नेल्स लॉ है उसका ओबे करेंगे, और देखेंगे कि अगर लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है, डेंसर टू रेयर, तो उसको बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल करेंगे, और रेयर टू डेंसर करेंगे तो टुवार्ड्स नॉर्मल करेंगे। पहली पॉइंट ये होगी। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल सी से निकलने वाला लाइट रे नॉर्मल है। जहां इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो मैं एक नॉर्मल रेड कलर से नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, वही नॉर्मल है यहाँ पे। ये नॉर्मल है, देखो जो हमने ड्रॉ किया ये नॉर्मल है। सीधी लाइन होनी चाहिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया है।
ठीक है, सी से निकलने वाली पॉइंट नॉर्मल होगी, और रे इसके ऊपर जब रे आके पड़ती है तो जो भी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अब आपको लाइट जैसे रेयर से डेंसर जा रहा है, तो अगर ये नहीं होता तो लाइट तो सीधे जाता, लेकिन इसको लाइट नीचे की तरफ बेंड कराना है क्योंकि डेंसर में जा रहा है। और जिस पॉइंट पे एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिल गया वहां पे इमेज आई बन गया, ये ऑब्जेक्ट है, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ऑब्जेक्ट ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाया, इमेज ने एक्स एक्सिस के साथ बीटा बनाया, और दूसरा ने गामा बनाया। यस। Okay, fine. यस सर। ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ पे ये मैंने एक डायग्राम, देखो बाद बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पे एक ट्रायंगल का रूल लगता है बार बार। क्या लगता है कि ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल मान लो थीटा है, तो वो अंडर के एंगल के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी लिखता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वो वाला रूल इसके ऊपर बार बार लगता है, हर एक केस में लगता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे दूसरा मेथड, दो तरीके, दूसरा भी सेम वही फॉर्मूला प्रूफ किया गया है फाइनली, बट यहाँ भी कुछ दिया हुआ है। ये डायग्राम देखो क्या है, रेयर टू डेंसर है, थ्रो कॉनकेव सरफेस है।